वो ब्लाइंड मर्डर था। एक पति अपनी पत्नी को और 2 बच्चों को घर में मार के चला गया। 16 महीने वो अपने घर में रहा जी। उसकी वहां पे बोतलें और उसका जो रिकॉर्ड बताता है वो ये बताता है कि 16 महीने उसी घर में रहा मर्डर करने के बाद। जी। अच्छा। तो एक केरल की नर्स है, वो चली गई, शायद अब खत्म भी हो गई होगी, काफी पुरानी बात है। मैडम संतोष जो सुपरवाइजर थी कि बेटा तू इस तरह का काम करता है। ओमना पियर भी नहीं पहुंची है, ससुराल भी नहीं पहुंची है, जबकि ये कौम बागी कौम कही जाती है, बगावत करती थी और गरीबों का मदद, अमीरों को लूटना, रॉबिन हुड के स्टाइल में। जी। तो ऐसा हुआ कि हमारे परिवार में भी इस तरह के केस हुए हैं, जर जोरू जमीन की लड़ाई जी। जो अब कम हो गई। अब वहाँ जंगल भी खत्म हो गए, पुलिस भी पहुंचने लग गई। लेकिन जहां तक है कि जो भी डाकू बागी बने उनको शोषित किया गया, इसलिए वो बने। आडवाणी जी ने कहा था कि ये बच्चा एक ने संघ का तो आजीवन रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन ये बच्चा किसी अन्य क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जिगरा रखता है। वो हमें इससे पता चलता है। इसकी बॉडी लैंग्वेज मेरे सामने भी एक बार पांव छूने के बाद में इसमें लोच नहीं, कहाँ है बेटा, तो मैंने कह दिया जिला भिंड का हूँ। तो वो कहा नहीं, मैं समझ गया कि ये बच्चा शाखा जरूर चलाएगा, और वो शाखा मैंने 22 साल तक चलाई। नमस्कार, लॉ एंड एक्सप्रेस के कार्यक्रम द चेंज मेकर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलाते हैं जिन्होंने समाज में बदलाव किया, अपने आप को झोंक दिया, और आज समाज उन्हें उसी रूप में याद करता है जैसे ही वो परेशानी में होता है, पीड़ा में होता है, या कि उनको न्याय की जरूरत होती है। ऐसी शख्सियतों को याद करता है जो उनको सहयोग कर सके। एक ऐसी ही शख्सियत है जिनका नाम है दिनेश सिंह भदौरिया। बस नाम ही काफी है, लेकिन अगर उन्हें लावारिसों का वारिस कहें, अगर उन्हें ये कहें कि उन्होंने आज तक कितने ही अंतिम संस्कार करा दिए हैं, लापता हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिला दिया है, तो उनकी उपलब्धियों में ये बहुत कम चीज होगी। उन्होंने तो सच ये है कि अपना पूरा जीवन समाज को सौंप दिया है। दिनेश जी, आपका स्वागत है लॉ एंड एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम चेंज मेकर से बात करते हैं जो समाज में बदलाव करते हैं। आपकी पृष्ठभूमि जबरदस्त है। पूरा एक ये समझे कि मध्य प्रदेश से आपके पुरखे बीकानेर आते हैं, और उसके बाद में आपको जो संस्कार मिलते हैं उसकी वजह से दिनेश सिंह भदौरिया सावधान संस्था के इस तरह के एक नेतृत्वकारी व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, जिनके पास आज भी 300 350 लोग हैं जो उनकी एक आवाज में खड़े हो जाते हैं। किस तरह से आपने ये सावधान संस्था बनाई, क्या आपके मन में विचार आया, और किस तरह से आगे आपकी योजनाएं हैं, सबसे पहले ये बताएं। सबसे पहले तो सभी को राम राम, संपूर्ण भारतवर्ष को मेरा जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मुझ नाचीज को लॉ एंड एक्सप्रेस और हरीश जी बी शर्मा साहब ने इस योग्य समझा कि आज मेरे से रूबरू हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, धरती पर एक सामान्य सा इंसान बनकर के जीवन है उसको व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि इंसान अपना अपना रास्ता चुनता है। पुरखे मेरे भिंड मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए थे, कई पीढ़ियां बीत गई जी। और स्काउट में विवेकानंद जी मेरे आदर्श रहे। साथ साथ में मेरा सौभाग्य बहुत ही अच्छा रहा कि मैं 5 धर्म के गुरुओं से पढ़ा हूँ, जिनके नाम लेना भी मुझे गौरव होता है, लूंगा जी। अब्दुल वहीद कमल, बिल्कुल। सदीक साहब जी भाटी, जिनका राजस्थानी कवि थे जी, उनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध रही जी, बिल्कुल। बैजू बावरा, बुला के दास जी बावरा, हाँ जी, उनको बुला की बात जी बावरा, बैजू बावरा कहते थे। और भीम पांड्या जी जी, और पैट्रिक सैमसन साहब, अच्छा, और सरदार गुरुदेव सिंह जी। यानी पूछे 5 धर्म के गुरुओं ने मेरे को सादुल स्कूल, फोर्ट स्कूल में पढ़ाया। ये मेरा सौभाग्य रहा। और उन्हीं की और विवेकानंद जी की पुस्तकें और कुछ ऐसे दृश्य सामने आने लगे जो उन पुस्तकों को ध्यान दिलाते थे। तो फिर मैं समाज सेवा के क्षेत्र में कूद गया। और उस समय जब मैं, मेरी मात्र उम्र 18-19 साल की थी। उन्हीं दिनों में आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप कहीं भी कोई अगर किसी को पीड़ित देख लेते थे, किसी को पीड़ा में देख लेते थे, एक्सीडेंट अगर कोई हो जाता था तो उसको उठा करके आप हॉस्पिटल ले जाते थे,
उनकी सेवा शुश्रूषा करवाते थे, और ये क्रम आपका जब आगे आगे बढ़ने लगा तब कंडीशन ये हो गई थी कि पुलिस भी आपको बुलाने लगी, सेना भी आपको बुलाने लगी, और बेसहारों का सहारा के रूप में दिनेश सिंह भदौरिया एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभर गए जो 24 घंटे उनके लिए तैयार रहता है। तो इस तरह के जो प्रकरण थे आपके जीवन में जो आए, उसमें कोई ऐसी कोई घटना जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया? घटनाएं तो काफी हैं, झकझोर भी देती है कि एक व्यक्ति पूरे जीवन अपने घर के लिए करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी करता है, जी। और जब वो मर जाता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि रात को कौन रखेगा, कौन रोएगा, रात भर ये परेशान, आप उसको मैं मोर्चरी में रखवा दो। इसी हम्म। तरह से एक हमारे ही मोहल्ले का किस्सा था कि कोई हमारे बुजुर्ग खत्म हो गए, हम्म। तो मोहल्ले वालों ने उसको लावारिस की तरह अनजान लोगों को बुला करके और इस तरह से उसको अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। या तो पुलिस की प्रक्रिया से डरते होंगे क्योंकि जी। उसके परिजन यहाँ थे नहीं। अच्छा। तो मैंने उसमें 22 साल 20 साल की उम्र में हाथ डाला, और उसमें मैं छोटा सा क्लब था भगत सिंह बना लिया। तो मैंने उसका अंतिम संस्कार हम यार दोस्तों ने मिलकर कर दिया। दोस्ती दोस्ती में हम्म। 320 रुपए लगते थे हम्म। अंतिम संस्कार में। हम्म। तो दोस्ती दोस्ती में 15-20 लोगों ने, उस समय मेरे पिताजी की तनख्वाह 175 रुपए महीने थी, ठीक है। तो मम्मी से पैसे मांगे, मम्मी ने भी बड़ी खुशी से पैसे दे दिए। हम्म। और फिर मैंने वो संकल्प ले लिया, क्योंकि विवेकानंद जी ने एक किताब में लिखा है, वो पढ़ा था मैंने, हम्म। उनके 30वें पन्ने पे लिखा है उस पुस्तक में, जी जी। जिंदगी वही जो काम आए किसी के, वरना इसको जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी। हम्म। तो वो अंतिम संस्कार उसी दिन मैंने उस समय परदेशियों की बगीचे में अंतिम संस्कार किया। जी जी तो मैंने संकल्प लिया कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जी। किसी को लावारिस पता चलने के बाद में उसको लावारिस की तरह जलने नहीं दूंगा, हाँ हाँ। और हो सका तो हरिद्वार तक अस्थियां पहुंचाने के पूरे प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ उन्हीं दिनों में कुछ समय बीतता गया। उस समय तांगे का जमाना था, हम्म। कोर्ट गेट पे बैठा करते थे, सादुल स्कूल से पढ़ के आते थे, तो तांगा किसी के पे चढ़ गया, खून आ रहा है। क्योंकि स्काउट में रहा था, तो स्काउट में एक बार कैंप में डॉक्टरों ने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति का, आज भी मैं युवाओं को बताना चाहूंगा कि कई बार 100 किलोमीटर से भी ये आदमी घायल होकर खून बहते बहते अस्पताल आ जाता है। तो 2 लीटर से अधिक खून अभी भी उसके शरीर में है। भगवान ज्यादा देता है, वो इसीलिए देता है ताकि वो दुर्घटना के बाद में अस्पताल तक पहुंच जाए। ठीक। तो अतिरिक्त ब्लड की वजह से वो पहुंचा, पूरा पूरा ब्लड होता तो वो पहुंच ही नहीं पाता। तो कई बार हम टाँके लगा के, सर में टाँके लगा के भी आ जाते हैं, ब्लड मांगता नहीं है डॉक्टर। जी। तो मैंने ये देखा कि मैं इसको ले जा रहा हूँ, ये मरेगी तो नहीं। तो मैं तांगे में डालता था, तो समय तांगे वाले 5 रुपए 2 रुपए लेते थे। तो और वो तांगे कोर्ट गेट से चलते थे, तो पुरानी अस्पताल थी पीवीएम, तो वो मेरे से पैसा नहीं लेते। तो डॉक्टर कहते ये कहाँ से ले आया, इसकी सफाई कर। तो हम लोग बाहर उसको ले आते, फिर किसी होटल से पानी गर्म कराते, और फिर कोई साड़ी चादर वगैरह की ओट में, मैं चाहे महिला हो, मैं उसकी साफ सफाई, कीड़े भी मैं अपने हाथ से निकालने का, मेरे को पता नहीं भगवान ने ऐसा जन्म दिया है वो जो पीड़ित कि होते थे उनका। कहीं भी कोई घायल हो, मेरे को कमरे में घुसा दो तो मेरे को बदबू नहीं आती, रुमाल नहीं बांधता। ये शायद भगवान की देन है। जी जी। तो वो करते 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 लोगों को पता चलने लगा। उसी दौरान कुछ लापता बच्चों के प्रकरण भी आए। तो एक, अब मेरे को कहना पड़ेगा इसी चैनल पर, जी। और इसी चैनल को जो मेरा आज ये साक्षात्कार ले रहे हैं, HB शर्मा ने दैनिक भास्कर में, उस समय मेरे को लावारिसों का वारिस, उस समय मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया था, जी। लावारिसों का लावारिस पदवी दी, और वो हिंदुस्तान के 14 समाचार पत्रों ने उस खबर को उठाया। तो उससे एक उत्साह हुआ, और मैंने कहा अब इस बात को हम खरी रखेंगे। तब एक लेखक की जो उत्साह प्रोत्साहन है, वो वास्तविकता में उस लेखक के लिए एक मार्गदर्शक होगा, और उस लेखक को गर्व होगा, और हमें गर्व होगा कि उन्होंने हमें इसके लिए आगे बढ़ाया। तो मैं उस दिन से ये चलता चला आ रहा हूँ। एक समय था, पोस्ट कार्ड डालता था मैं, एक बच्चा मिला, उसने कह दिया मैं मधुबनी जिले का हूँ, मेरे मकान के पास हनुमान मंदिर है, मेरे पापा नाव चलाते हैं। बस मैं इतना समझ के एक पोस्ट कार्ड डाल देता था, 15 दिन में पोस्ट कार्ड पहुंचता, बच्चा मैं अच्छा, मेरे घर पे उसका रखता, जवाब आता वहाँ। उसके बाद जवाब आता तक बच्चा हमारा है। उधर से पुलिस का भी जवाब आता। हम्म। फिर वो ये कहता कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम यार दोस्त कहते थे उससे कि आप किराया कर्जा करके ले आओ, हम आपके बच्चे को सुपुर्द करवा देंगे, और आप यहाँ से पैसे ले जाओ। ये करते 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 एक समय ऐसा भी आया, एक निठारी कांड हुआ, बिल्कुल। जो डॉक्टर पंडेर करके कोई था। हाँ। उस समय भी समाचार पत्रों में हरि जी ने ही लिखा था कि काश गुम बच्चे भदौरिया को मिले होते। तो फिर ये भदौरिया के अंदर एक अलग सी जग गई, और मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे साथ में हजारों की संख्या में तो केवल यहीं जुड़े, और देश प्रदेश में भी
हिंदुस्तान के 80 शहरों में कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20 यदि मैं फोन कर देता हूँ एक तो पूरा नेटवर्क है आपका। नेटवर्क है और हम फोन कर देते हैं, तो लापता लोगों के मामले में अभी 80 से 85% यदि भगवान ना करे वो मूक बधिर है या कोई दुर्घटना में खत्म हो गया है, उसके अलावा यदि वो जिंदा है तो 80% हमें कामयाबी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई इसलिए और ज्यादा मिलने लगी। जी, जी। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी तो व्यक्तिगत लोग भागते थे कि बंगाल के व्यक्ति को सोचना पड़ता था कि बीकानेर का एक आदमी हमारे बंगाली के लिए सोच रहा है, तो चलो हम भी कोशिश करते हैं। जी, तो ये कड़ी से कड़ी मिलती गई और ये रेशो मेरा आज 8000 लापता लोगों का मिलाने का, खोने और मिलाने दोनों का है। जी, जी। मिले उनको माँ बाप से मिलाया, खोए उनको उनके माँ बाप से मिलाया, तो ये क्रम बराबर लगातार निरंतर जारी रहा। हजारों लोगों को आपने मिलवाया अपने माता पिता से, अंतिम संस्कार, किसी की जो मिट्टी है उसको खराब होने नहीं दी आपने और अंतिम संस्कार कराया। कोरोना काल में करीबन 300 ऐसे लोग थे जिनका अंतिम संस्कार आपने कराया और वो सारी की सारी एडवाइजरी जिसका पालन करना होता है, जब परिजन भी दूर चले जाते थे उस समय भी आपने करवाया। और सिर्फ यही नहीं, इस तरह के जान को जोखिम में डालने के आपके खूब सारे ऐसे उदाहरण हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड केस थे, ब्लाइंड मर्डर के केस थे, उनको आपने, उन गुत्थी को सुलझाने के लिए आपने देर तक प्रयास किया, दूर तक प्रयास किया। एक ओमना नर्स का एक प्रकरण आता है, एक ऐसी लाश मिली थी जो बिल्कुल बंद थी और उसकी दुर्गंध भी बाहर नहीं आ रही थी। ये सब क्या क्या था ये जिन तक अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है और आपने पूरी कोशिश की? एक पागलपन होता है, एक इंसान का एक होता है, या किसी कोई ये उसको दूसरी भाषा में कह देता अखबार में छपने का शौक। जी, लेकिन मुझे कहने में कोई गर्व नहीं है कि अखबार में छपूं ना छपूं। जी। अब वारदातें होती है, उसके बाद में जब आपको पुलिस ने फ्री हैंड कर दिया कि आप लेके तो आओ, हम्म। हम आपकी कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी मैं भ्रूण की बात करता हूँ, मैंने अगर संख्या की बात करें तो 5000 से अधिक कन्या भ्रूण उठाए मैंने। क्या बात करते हैं? बिल्कुल, मैं अस्पतालों के नाम लेने में नहीं हिचकूंगा जी। क्योंकि नहीं चाहती, पुरानी माताएं नहीं चाहती थी, पर अब युवा पीढ़ी जानबूझ के गलती करती है। कल परसों भी ऐसा हुआ है, मेरा बॉडी लेके जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं केवल पट्टी बंधवाई, टांगे बाद में लगवाए, या पहले मैं अंतिम संस्कार करके आया। तो ये स्थितियां होती थी कि उसका ये कारण था कि अभी भी लोग डरते हैं एक्सीडेंट के डॉक्टर मेरे से पूछेंगे, जबकि मैं बता रहा हूँ कि मैंने बीकानेर में, आप पता कर लेना कि प्रथम 7 या 8 रक्तदान शिविर में एक पहला आदमी मैं हूँ जिसने, मैंने स्कूलों में रक्तदान शिविर लगाने शुरू किए, ठीक है। और फिर मंदिरों में भी लगाने लगा। और रक्तदान के प्रति तो ये हालत होती थी कि मेरे पास, मेरी मम्मी के पास में, मेरे पड़ोस का लड़के जिसने रक्तदान किया तो मम्मी को शिकायत करती थी कि मेरे बच्चे का खून निकलवा दिया आपके बच्चे ने। उन दिनों में जागरूकता कम थी, लेकिन कम ये थी। जागरूकता आपने पैदा की। ये, हाँ, इसमें भी मैं ईश्वर की कृपा से, संख्या की बात करेंगे तो मैंने, एक पत्रकार बंधु ने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने बता दिया उनको 155 56, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ये पता चला आपने ज्यादा दिया। जी। तो मैंने कहा कि मैंने 30 से 35 अपने रिश्तेदारों को दिया है, उनको गिना चाचा, मैं गिना नहीं। तो उन्होंने कहा आपके शरीर से तो निकला है ना। जी, जी, जी। तो फिर उसका दैनिक भास्कर ने भी ब्लड बैंक के अधिकारी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये संभव है, क्योंकि मैं अब गर्व के साथ कहता हूँ, आत्माराम अग्रवाल का नाम लेता हूँ, वो रामदेव कटले के हैं, वो ना 192 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और एक डेयरी अथवा रोडवेज में थे मिस्टर छिपा, उनका भी 175 के आसपास का योगदान बीकानेर में रहा है। जी, जी। फिर एक इस तरह से 50-55 वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। विदेश में भी 2-3 ऐसे लोग हैं जो 200 सवा 200 तक का काम कर चुके हैं, और ये 65 की उम्र तक किया जा सकता है। तो इसलिए बदस्तूर जरूर है। और एक और बड़े गर्व की बात कहता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ ब्लड बैंक में तो मैं कहता हूँ पहले मेरा हीमोग्लोबिन चेक करो, 14 से नीचे हो तो मत लेना। डॉक्टर मेरे को मना करते हैं कि अब आप प्रेरणा स्रोत हो, तो मेरा ईश्वर की कृपा से 16.6 अभी भी बोलता है। हीमोग्लोबिन आपका 16.6, 15.6, 16.6 चौथे महीने में आ ही जाता है। ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ कि कहीं बाहर गया हुआ होता हूँ तो वहां भी कहीं नजदीक अस्पताल होती तो रक्तदान कर आता हूँ। तो हिंदुस्तान के 40 अस्पताल है बीकानेर से बाहर के, वहां भी मैंने रक्तदान करके आया हूँ। रही बात आपने जो अभी पूछी लापताओं के बारे में, तो लापताओं में अब तो पुलिस के पास बहुत साधन आ गए। एक समय था कि ड्राइवर में रखते थे परिवार को, अरे आ जाएगा, घूमने चला गया होगा, मेले में चला गया होगा। नहीं, ये ही लापरवाही आज भी चल रही है। अभी भी आपके सामने ही मेरे पास पुलिस का फोन आया है, तो उन्होंने भी मेरे को फोन किया है, तो इस उम्मीद से किया है कि मैं अब इसके पीछे पड़ जाऊंगा। और अब तो मोबाइल नेटवर्क आ गया है, तो आधे घंटे में लाखों लोग देख लेंगे।
वरना एक समय ये था कि हम लोग कई बार मोटरसाइकिल से हम बच्चों को लेकर के पूरे शहर में घूमते थे, पूरे दिन घूमते थे, जी। और शाम को पता चलता था कि ये तो फला मोहल्ले का है। लेकिन एक मिशन के तौर पर उसको लिया, और सीधी सीधी सी बात बताऊं कि भगवान ने रास्ते दिखाए हैं। यदि आप उसको एक इच्छा शक्ति के साथ लग जाएंगे तो बड़े से बड़ा कांड सफल हो जाता है। अब आती है जैसे ओमना नर्स की बात। हाँ, वो ब्लाइंड मर्डर जो हुए थे। वो ब्लाइंड मर्डर था। एक पति अपनी पत्नी को और 2 बच्चों को घर में मार के चला गया। 16 महीने वो अपने घर में रहा जी। उसकी वहां पे बोतलें, और उसका जो रिकॉर्ड बताता है वो ये बताता है कि 16 महीने उसी घर में रहा मर्डर करने के बाद। जी। अच्छा। तो एक केरल की नर्स है, वो चली गई, शायद अब खत्म भी हो गई हुई, काफी पुरानी बात है। मैडम संतोष जो सुपरवाइजर थे कि बेटा तू इस तरह का काम करता है, ओमना पियर भी नहीं पहुंची है, ससुराल भी नहीं पहुंची है, जबकि अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि हमारे पास फोन आते हैं। और हमें डाउट है कि उसके घर में वो विदेश से एक फ्रिज मंगाया था, वो 10 फुट लंबा है। हमें डाउट है कि उस फ्रीजर में उसके बच्चे बीवी है। तो मैं पुलिस के पीछे पड़ा, तो पुलिस ने 1.5-2 महीने गौर नहीं किया, तो मैंने अखबार में दिया, तो अखबार ने उसको हाईलाइट किया। तो उस समय एसपी साहब ने मेरे से कहा कि मेरा रिटायरमेंट का टाइम हो रहा है, ये लांछन मेरे ऊपर लगेगा, सीआईडी भी फेल हो रही है मेरी, ऐसा। मैंने कहा नहीं साहब, आपको जब रास्ते में 1 बजे कोई व्यक्ति मिलता है, आप उसको उठा लेते आते हो, तो आपको कोई शिकायत थोड़ी करता है, आप मार्ग दर्ज करते हो। तो आप एक बार मकान तो खोलो, उसमें लास्ट बिजली का बिल आया होगा, लास्ट टेलीफोन का कनेक्शन का बिल आया होगा, तो पता चलेगा, क्योंकि वो अब आदमी नहीं है। तो जब मकान खोला गया तो उस मकान में 3 लाशें एक कमरे में जमी दो थी। यदि वो उसमें प्लस्तर कर जाता तो जिंदगी भर नहीं मिलती। वो केरल के पत्तनम तिट्टा जिले के रहने वाला निवासी मोहन कुमार उर्फ प्रशांत था, जो आज भी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई है। और हाँ, ये सत्य है, वो ओणम त्योहार पर हर साल आता है, संत के रूप में आता है। हाइट उसकी 8 फुट है। बीकानेर आता है? नहीं, ओणम त्योहार केरल में होता है। हाँ, केरल में। हाँ, उसके बाद 2 बार मैंने 3 बार 4 बार पुलिस को कहा, उसका पीछा किया। इस केस के बाद में फिर लोगों को लगा कि ये आदमी थोड़ा सा दिलेर है, तो ऐसे ही एक नसकटी लाश मिली, उसमें भी मैंने पुलिस को सूचना की, पूरे भदौरिया जी आप तो हर बात पे शक करते हो, कुत्ता होगा उसमें। तो मैं खुद पहुंचा तो मैंने देखा तो उसका सिर नहीं था, वो भी आज ब्लाइंड मर्डर है। इस तरह से एक धोबी तलाई में कोऑर्डिनेट था ना, उस समय देवानंद जी थानेदार थे। तो वो मकान मालिक को 6 महीने का एडवांस दे गया, 3 महीने रहा, 3 महीने बाद में तो जब उस बॉडी को निकाला गया तो वो भी ब्लाइंड मर्डर था। तो अब उन्होंने तलाशी ली तो एक बक्से में पंजाब केसरी में ऊपर तारीख डली हुई थी। तो मैंने कहा सर ये अखबार भी साथ में ले लो, आपके काम आएगा। मैंने एक आईडिया से कहा था, तो उन्होंने देखा तो वो चंडीगढ़ का अखबार था। तो उस अखबार के माध्यम से, वो जब तारीख डली हुई थी तो उन्होंने अखबार के माध्यम से देखा, तो अखबार जब वो चंडीगढ़ का था तो चंडीगढ़ गए तो पता चला कि चंडीगढ़ में ये फैमिली रुकी थी। तो वहां से ही वो कड़ी मिलती गई। और इधर मेरे को कुछ खबर मिली कि वो किसी यूपी के एसपी का लड़का यादव है। उस समय यादव बहुत हुआ करते थे, मुलायम सिंह का जमाना था। तो मैंने सारे यादवों से पता किया तो यादव है, और उनका एक लड़का क्रिमिनल है, उसका नाम दिनेश यादव है। तो मैंने पुलिस को ये सारा दिया, तो ये मेरठ में पकड़ा गया। अच्छा। और वो आज भी बीकानेर की जेल में है, उसकी बीवी जेल में खत्म होगी, दोनों को फांसी की सजा हुई है, और राष्ट्रपति के पास उसकी याचिका लगी हुई है। तो इस तरह के जो केस थे, इसके जो ब्लाइंड मर्डर के केस थे, उनको सुलझाने में आपने अपनी जान को जोखिम में क्यों डाला? आप पर भी तो कोई इस तरह का इफेक्ट हो सकता था। जी, 3 हमले हुए थे। इसी केरल का ये जो था, जब इसकी बीवी लालगढ़ रेलवे हॉस्पिटल 179 ए क्वार्टर में रहती थी, तो उसके साथी यहाँ पर केरल के लोग केरल की डिश ला के बेचते हैं। कुछ आइटम्स होते हैं जो केरल के यहाँ ला करके 6-6 महीने में आते थे वो। तो वो यही काम करता था। तो ये वहाँ व्यास कॉलोनी में ये बैठता था। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, तो मेरे को बुलाया, तो मैं चला गया। तो रास्ते में मेरे आंखों पे मिर्च भी डाली और ऊपर से तेजाब भी डाला पीठ पर। रेलवे कॉलोनी की बात है। लेकिन जब भगवान ने बचाना था, ऐसे 3 हमले हुए। क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर थे तो स्वाभाविक तौर पे किसी भी व्यवस्था के दुश्मन डॉक्टर तक भी हो जाते हैं। मैं पुलिस का भी विरोध करता हूं तो स्वाभाविक तौर पर दुश्मन हो जाते हैं। तो अब ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उस जिले का रहने वाला हूँ जहाँ निडरता तो कूट कूट के हर इंसान में भरी है, और बीकानेर में आने के बाद में तो ये संकल्प ले लिया कि जब समाज सेवा ही कर रहे हैं तो मौत तो आनी आनी है, और समाज सेवा करते आए तो सौभाग्य अपना ज्यादा अच्छा होगा कि किसी के हित में यदि हमारी जान चली जाए तो परवाह नहीं है। और उसका
मैंने एक कोटेशन भी दिया है कि क्या मार कर सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो औरों के जीता लिए है, जो जीता है, मिलता है जहां किस का प्यार उसे, औरों औरों के की जो आंसू पीता ये एक है। फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको मैंने पकड़ के रखा और मेरे लेटर पैड पे नीचे ही चलता है। जी दिनेश जी, आपने बात बात में एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी दी है कि मैं जिस जिले से आता हूँ अ, वो तो इस तरह का है, लेकिन आपके रगों में भी एग्रेशन है, आपके रगों में भी क्रोध है। आप आपके बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ पे लोग डरते हैं हाथ डालने से, वहाँ पे आप पूरे के पूरे वहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, और न तो गवाही से डरते हैं, न बार बार कहीं जाना होता है तो उससे डरते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी जबरदस्त है, डकैतों का बैकग्राउंड रहा है आपके आपके परिवार में। एक तरफ जहाँ डकैत भी हुए हैं, तो एक तरफ फ्रीडम मूवमेंट में जो लोग थे जुड़े हुए थे, जी। वो जुड़े हैं। एक शानदार बैकग्राउंड है आपका, जिसके अंदर आपके पास खूब सारी कहानियां हैं। आपकी कहानियों में ये भी है कि वसुंधरा राजे की माता जी के बहुत परिवार से आपका रिलेशन रहा है, तो पुतली बाई का खानदान है, उसको लेकर के भी आपके पास खूब कहानियां हैं। क्या रहा आपका बैकग्राउंड यहाँ पे? बीकानेर आने के बाद की बात बाद में करेंगे, बीकानेर आने से पहले आपके पुरखे, उनका क्या बैकग्राउंड रहा, क्या इतिहास रहा? एक्चुअल में मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जिला भिंड का गांव है कनावर, नदी का बिल्कुल किनारा। और हमारे किले भी हैं, एक नहीं 8 किले हैं। भदौरियों के बदावर एस्टेट थी, जी इसमें ग्वालियर किला भी शामिल होता है। और ये कौम बागी कौम कही जाती है, बगावत करती थी और गरीबों को मदद, अमीरों को लूटना। रॉबिन हुड के स्टाइल में। जी। जी तो ऐसा हुआ कि हमारे परिवार में भी इस तरह के केस हुए हैं, जमीन जर जोरू जमीन की लड़ाई, जी। जो अब कम हो गई। हम्म, अब वहाँ जंगल भी खत्म हो गए, पुलिस भी पहुंचने लग गई। लेकिन जहाँ तक है कि जो भी डाकू बागी बने, हम्म, उनको शोषित किया गया, हम्म, इसलिए वो बने। हम्म, मेरे परिवार में भी अभी कई बार मेरे को सब लोग जब मैं कभी किसी भावना को लेकर रोने लगता हूँ, तो वो कहता है तू ठाकुर नहीं है, तू बिल्कुल बनिया है, हम्म, तेरे अंदर ये आंसू क्यों आए, हम्म, भावना में आते हैं ना। हम्म, तो वो तो बैकग्राउंड भिंड का था। जी और हाथ डालने की जहां तक बात है, तो आपको मालूम होगा और पता करेंगे, आप सर्च करेंगे, हिंदुस्तान में एक अकेला इकलौता संगठन ऐसा है जो एनजीओ नहीं है, हम्म, लेकिन ये चिंता करता है कि पतली गली में लग गई तो बुझाने के लिए नगर निगम कैसे जाएगी। वो तो संस्था कौन सा सेंटर? पिछले 14 साल से मैंने कोर्ट गेट पे अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट छोटे हाँ छोटे लेकर के बिल्कुल। 3 दिन हम 24 घंटे वहीं बैठते हैं कि आग की 15 से 30% आग जो होती है, उसकी जी हाइट 6 से 7 फुट होती है। जी जी। तो 30% की आग वो सिलेंडर काबू पा लेते हैं। ठीक बात। फायर ब्रिगेड आएगी तब तक तो वो विकराल रूप धारण कर लेगी। हम्म, तो हिंदुस्तान का पहला ये संगठन है जो एनजीओ नहीं है, गवर्नमेंट से नहीं लेता, हम्म, आग बुझाने के बाद में उस पार्टी से भी पैसा नहीं लेता। हम्म, किसी ने सिलेंडर दे दिया, किसी ने, टेंट हाउस वाले हैं, उनका नाम भी लूंगा, बड़े गर्व से लूंगा। हम्म, जनता टेंट हाउस वाले पिछले 15 साल से हमें टेंट फ्री दे रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही एक दानदाता ने हमें 5 सिलेंडर दे दिए। हम्म, तो हम लोग वहां बैठते हैं, हमारा बैठने का ही काम है, और वहां कोई कोई खर्चा ही नहीं है। कहीं हम्म, आग लग गई, फायर ब्रिगेड पहुंचने की कोशिश कर रही है, हम्म, लेकिन पतली गली है। हम्म, तो हमारे वो छोटे सिलेंडर जो अब हमारे ही हो गए, वो हम्म, हमारे पास ही रहते हैं एनी टाइम। मैं मेरी गाड़ी में भी, अपनी कार में 2-4 सिलेंडर एनी टाइम रखता हूँ। ठीक। तो कहीं छोटी मोटी आग लग गई तो हम पहुंच गए तो फायर ब्रिगेड तो आ गई। हम्म, लेकिन अब भीड़ है, दिवाली पे भीड़ ज्यादा रहती है तो छोटी मार्केटों में। और ये किस्मत की बात है कि हमारा मिनी सावधान इंडिया फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापित हुआ। हम्म, प्रशासन पूरा हमें फोन करता है, और 14 आगे हमने उस पर काबू पाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डाल करके उस आग पे काबू पाया। और ये हिंदुस्तान का पहला संगठन है, पूरा इंडिया में सर्च कर दीजिएगा, जो ऑन प्राइवेट तो है, हम्म, लेकिन हमारा ये संगठन ऐसा है जो पैसे भी नहीं लेता, हम्म, लेकिन एक शौक है हमारा ये। हम्म, इससे हम कोई लाभ नहीं लेना चाहते, हम्म। नहीं लिए, लेकिन ये हमारा शौक है। शौक शौक में आपने समाज सेवा का बहुत बड़ा काम कर दिया। और अगर आपके बीकानेर के पढ़ाई लिखाई की बात करें, आपने आपने बताया भी था शुरुआत में, तो उससे पहले भी आप एबीवीपी से भी जुड़े रहे, संघ की शाखाओं से भी जुड़े रहे, और रतन विहारी पार्क में आप शाखा लगाते थे, उद्यान शाखा। और एक दिन वहाँ पे संयोग से वहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच गए थे। आपको भी पता नहीं था, क्योंकि सोमदत्त जी के साथ आते थे, और वैसे प्रवास पे जैसे अधिकारी आते हैं, वो भी आए थे। और वो आगे जा करके लाल कृष्ण आडवाणी, हालांकि उस वक्त भी बहुत चर्चित थे, लेकिन देश के बाद में संवैधानिक पद पर भी रहे। उन्होंने क्या कहा आपको, लाल कृष्ण आडवाणी? वसुंधरा जी की माता जी के गुरु थे, उनका नाम था यशवंत सिंह कुशवाहा। जी वो मेरे रिश्ते में नाना लगते थे। तो इत्तेफाक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वामी योगानंद जी थे भिंड से, हम्म, उनके साथ गया तो मैंने उनके पांव छुए। तो वसुंधरा जी की माता जी विजय राजे सिंधिया जी, मेरे को, मैं बहुत छोटा था, हम्म, तो उन्होंने मेरे को पास में बिठाया, जो समझ लो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि गोद में बिठाया। जी
तो वहां पे बात चल रही थी कोई, तो संघ की बातें चलने लगी, तो मैं भी इनका मैं भी शाखा चलाऊंगा, छोटा था। तो कहते तेरा मकान के पास में पार्क है क्या? मैं कहा, बहुत सबसे बड़ा पार्क है। तो मैं उद्यान शाखा लगाने लगा। वो ध्वज भी मैं रखता था, ध्वज की दंड भी मैं रखता था, सदा वत्सले मातृभूमि जो पूरी की पूरी आती थी मुझे। फिर वो मैं चलाने लगा, तो एक बार मुझे भी पता नहीं था, आडवाणी जी दिल्ली से ट्रेन के द्वारा सोमदत्त जी श्रीमाल जी के यहाँ आए हुए। तो सोमदत्त जी श्रीमाली जी और उनके साथ 2-3 आदमी और साइकिल पर उद्यान शाखा में शाम को 5:45 पहुंचे। तो मैं वहां पर कबड्डी खिला रहा बच्चों को। उसमें 2 बच्चे रंगरेजों के थे, क्योंकि वो पास में रहते थे, तो वो भी खेलने लगे। ठीक बात है। तो महबूब रंगरेज नाम था उनका। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे से बड़े थे वो। लेकिन वो खेले, तो आडवाणी जी ने परिचय लिया। 16 लड़के थे हम। तो परिचय लेते लेते जब 2 नाम आए, तो उस समय भी संघ में, वास्तव में उस समय हिंदू मुस्लिम वाली बातें नहीं थी। ठीक। और आरएसएस में आज भी हैं बहुत से मुस्लिम साथी, अभी भी हैं। तो मैंने कहा साहब ये महबूब रंगरेज हैं, सामने हसन जी के बच्चे हैं, और बराबर शाखा में आते हैं, और पूरा आडवाणी जी को आपने बताया? आडवाणी जी को मैंने बताया जी। तो श्रीमाली जी थोड़ा बहुत जानते थे पहले से, उद्यान शाखा थी। उसके बाद में गोदारा जी भी आए, जो रेलवे के स्टेशन मास्टर हैं, उन्होंने भी संभाला मुझे। तो आडवाणी जी ने कहा था कि ये बच्चा एक ने संघ का तो आजीवन रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन ये बच्चा किसी अन्य क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जिगरा रखता है। वो हमें इससे पता चलता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज मेरे सामने भी एक बार पांव छूने के बाद में इसमें लोच नहीं, कहाँ का है बेटा? तो मैंने कह दिया जिला भिंड का हूँ। तो वो कहा नहीं नहीं, मैं समझ गया कि ये बच्चा शाखा जरूर चलाएगा। और वो शाखा मैंने 22 साल तक चलाई। उसके बाद में समाज सेवा के क्षेत्र में चला गया, फिर वो उद्यान शाखा वहां से शिफ्ट हो गई। लेकिन जब तक मैं रहा तब तक मैंने शाखा चलाई वहां। शाखा, समाज सेवा और लावारिसों का वारिस बनना, लापताओं का पता लगाना, इसके बीच में दिनेश सिंह भदौरिया का एक बहुत बड़ा एक जो कैरेक्टर, एक बड़ा रोल है, वो कहीं छिप जाता है कि उन्होंने अपनी आजीविका के लिए क्या किया होगा। आपका परिवार है, आपका सब कुछ घर है, और उसमें हमें पता चलता है कि आप रेलवे से जुड़े हुए रहे, रेलवे की सेवा में रहे। तो रेलवे की सेवा में जाना अपनी आजीविका के लिए, और उसके बाद में सेवा को छोड़ देना, ये कहानी कैसे बनती है? उस समय 1991 में मैं रेलवे में लग गया था। और एमसीएम की पोस्ट होती है, मास्टर क्राफ्टमैन, जो इंजीनियर के बराबर की पोस्ट होती है, उस पद तक मैं पहुंच चुका था। और शायद मैं नौकरी नहीं छोड़ता यदि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आती। अच्छा। क्योंकि मेरे अधिकारी मेरे को फ्री कर देते थे कि ठीक है तू सेवा कर रहा है, तो कोई तांगा नहीं चला रहा, कोई टैक्सी नहीं चला रहा, नौकरी के अलावा तो सेवा कर रहा है, तो इससे अच्छा काम कोई नहीं है। क्योंकि रेलवे में भी घटनाएं घटती थी, तो मेरे को अस्पताल भेजा जाता था। कोई खत्म हो जाता था, पोस्टमार्टम मैंने अपने हाथों से भी किया है, सीख लिया मैंने पोस्टमार्टम करना। तो पोस्टमार्टम आप करते थे? मैं बिल्कुल पूरी चीरा फाड़ी पूरी कर सकता हूँ। अच्छा। बॉडी की बाकी सैंपल वो निकालने वाले निकाल लेते हैं, सर से लेकर के वो करने सीख चुका हूँ। डॉक्टर से कई बार परमिशन लेके साहब मैं आप इसको मीडियम नहीं दूंगा, आप मेरे को सीखने दो, देखने दो कि क्या होता है। तो अब मीडिया आने के बाद में 2 पहलू हो गए, अधिकारी अपनी नौकरी बचाए या मैं मेरी नौकरी बचाऊं। ठीक है। और सेवा करना मेरे इस दुर्घटना समय नहीं देखती। सर्दी में दुर्घटना 5:30 बजे भी होती है, 6 बजे भी होती है। तो 7:30 की मेरी नौकरी है और मैं 6 बजे पीबीएम अस्पताल में खड़ा हूँ या कहीं भी खड़ा हूँ। तो एक साथ 2 नौकरी में सरकारी कर्मचारी के लिए रिस्क रहता है। ठीक है। और हुआ भी, लेकिन ईश्वर की कृपा से, हाँ, हालांकि मैं इसमें स्पष्ट कहता हूँ कि मैं संघ से जुड़ा रहा। नौकरी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए हर मंच पे मैं खुलेआम चढ़ा। जब मेरे अफसर ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा मैं छुट्टी दे के गया हूँ। और जब मैं वोट देने का अधिकार हूँ, एक नेता चुनने का अधिकारी हूँ, तो कहाँ राजनीति हो गई मेरे अंदर? चुना तो हमने ही है ना। तो यदि इसको आप सस्पेंड करते हो तो करके दिखाओ। लेकिन मेरे को पता था कि जब छुट्टी लेने के बाद में आदमी, क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ नहीं, मैं तो केवल उस प्रत्याशी के समर्थन में एंकर बन के वहां जा रहा हूँ। एंकर बनना अपराध में नहीं आता, एंकर बनना राजनीति में नहीं आता। उस फिर नौकरी छोड़ने की मेरी मजबूरी ये रही कि मैं तनख्वाह पूरी नहीं प्राप्त कर पाता था, क्योंकि समाज सेवा में लोगों को विश्वास था। अब आपने मुझे फोन कर दिया और मैं नहीं पहुंचा, तो फिर आप मेरे को हंसी का पात्र मानेंगे, फिर मैं बहाना बनाऊंगा मैं नौकरी पर हूँ, तो फिर आप कहेंगे ये तो नौकरी कर लो या समाज सेवा कर लो। बिल्कुल तो फिर लगा कि छोटा परिवार है, पिताजी से परमिशन ली, यार दोस्तों से परमिशन ली। हालांकि आर्थिक परेशानियां तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में अभी तक हमने कभी सीधा चंदा, मेंबरशिप, रसीद बुक वगैरह छपाई नहीं है। स्पोर्ट पे ही जो मिल जाता है, स्पोर्ट पे लग गया वहीं खत्म।
उसके बाद में जेब में नील बटा नील। तो फिर जब अच्छी पोस्ट पे आ गए थे और केवल इंक्रीमेंट का इंतजार करने की वजह से नौकरी खतरे में जा सकती थी, इसलिए फिर क्योंकि समाज सेवा में इस तरह से घुस चुका था कि अब निकलना असंभव था और निकलना चाहता भी नहीं, क्योंकि जब संकल्प भी ले लिया था कि इस जीवन को समाज के लिए सौंपना है, क्योंकि मेरे को पता है कि जिसके माँ बाप नहीं होते उनके भी बच्चे पलते हैं। जी। तो मैंने अपने परिवार को ये समझ के छोड़ दिया। रहता हूँ अपने परिवार के साथ कि नौकरी इसलिए छोड़ दी कि अगर गुजारा नहीं हुआ तो भगवान गुजारा करेगा। इसलिए मैंने सेवानिवृत्ति से 8 साल पहले 1917 में सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक ले ली। आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, वीआरएस ले लिया, रेलवे में आप जाते थे तो जाते थे। शुरुआत ही आपकी ऐसी हुई कि एक ऐसी लाश थी जिसका कोई अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था और आप दड़दड़ाते हुए अंदर घुसते हैं और सबसे पहले उन्हीं का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर आपको लगा कि ये काम आगे बढ़ाना चाहिए। इन सब के अंदर आपके पापा ने कभी आपको नहीं डांटा, मम्मी ने ये नहीं कहा कि ये क्या करके आया है, तू घर के काम तो कर नहीं रहा है और इन सब कामों में तो लग गया है। पत्नी का भी अपना कोई ना कोई एक सवाल रहा होगा। किस तरह से आपने परिवार के मोर्चे पर अपने आप को संतुलित रखा? सबसे बड़ा बहुत बढ़िया सवाल किया और यही एक कारण रहा कि मैं समाज सेवा में हूँ। माता पिता दादी भी थी मेरी उस टाइम, ताऊ जी थे मेरे, वो भी संघ से जुड़े हुए थे, क्षत्रिय युवक संघ से जुड़े हुए थे। तन सिंह जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तन सिंह जी थे नहीं, नारायण सिंह जी रेडा क्षत्रिय युवक संघ चलाते थे। तो मैं कैंपों में जाता था, एनसीसी के कैंप भी गया, स्काउट के कैंपों में भी गया हूँ और क्षत्रिय युवक संघ के कैंपों में गया हूँ। तो परिवार तो मैं 3-3 बच्चे लापता रह जाके घर पे छोड़ देता था, वो बच्चे खेलते खेलते टीवी तोड़ देते थे। तो आपके घर में जी लापता बच्चों को? लापता बच्चे, पुलिस को केवल जानकारी डाल देता था कि मेरा बच्चा मेरे पास में है और जब तक है तब तक सुरक्षित है। और ईश्वर की कृपा रही कि मेरे घर में जो बच्चा आया उसको माँ बाप मिले, लेकिन बीमार भी नहीं हुआ और एक ही बिस्तर पे मम्मी पापा सुलाते थे। तो ये नहीं देखते थे कि जाति क्या होगी उसकी। तो माता पिता का सहयोग रहा। उसके बाद मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद में धर्मपत्नी आंख दिखा दे तो आजकल का युग अलग है, पहले नहीं दिखाती थी। लेकिन 3-3 4-4 बच्चे, जब खुद के बच्चे नहीं और 3 बच्चे पाल रही है, तो इसमें तो मैं कहूंगा कि वो देवी स्वरूप है जो मुझे झेल रही है कि मैं 3 से 4 बच्चे, और कई बार 18-18 साल की लड़कियां वो भी मैंने अपने घर में रखी और कई बार थोड़ी मानसिक विमोदित बच्चे भी रखे। लेकिन तो उन दिनों में ये इस तरह के ये जो केंद्र वगैरह बने हुए वो नहीं थे? हकीकत तो थी, लेकिन ये केंद्र वगैरह की कानूनी कार्रवाई बहुत लंबी चौड़ी हुआ करती थी, तो पुलिस उससे डरती थी। वो फिर एडीएम के पास जाओ, एडीएम ऑर्डर करता था, फिर वो वहां रखते थे। और मेरे को ये आज लिख के दे रहा हूं मैं अभी भी, अपना घर आश्रम भी व्यावसायिक आश्रम बन चुका है। आप लेने जाओगे उसको, जैसे कि एक केस बताता हूं मैं कि बीकानेर की ही एक महिला का पुत्र खो गया और 3 दिन बाद उसको मिला, तो वो महिला 16 घंटे तक, डॉक्टर कालीचरण सराफ जी थे, नाम भी लूंगा, तो वो महिला उस बच्चे को फॉर्मेलिटी के तौर पे 3 दिन से मिल नहीं पा रही है। उसे पता है मेरा बच्चा उस कमरे में है, कि नहीं ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, पार्सल भी पहुंच गए। तो मैंने उसको कालीचरण सराफ की उस समय टाइप का जमाना था, तो वो साहब बोले मेरा इस्तीफा लिख दो, मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता बाल कल्याण समिति का। भदौरिया जी तो ऐसी बात करें, क्योंकि साहब वो कोई अपराधी थोड़ी है बच्चा, यही अपराधी है। आपको तो इनको तुरंत रिलीज कर देना चाहिए, आपको 2 आईडी ले लेनी चाहिए। बच्चा मम्मी के लिए रो रहा है, माँ रह रही है, मेरा बच्चा है। तो ऐसी प्रक्रियाएं थी कि घर में आए माँ, जब हमें पता चल जाता है कि एक भाग के बाप के पास में बेटा जा रहा है, बेटा भाग के बच्ची के पास आ रहा है और पुलिस आंखों से देख रही है कि ये 2 है, तो ये कागज में लिखा पड़ी तो करनी है। लेकिन बहुत कम थे, अपना घर आश्रम था नहीं, एक अनाथालय था, वहां पर अनाथ बच्चे रहते थे। और अभी भी ये लोग क्या करते हैं, अपना रेशियो बचाने के लिए, कई बार क्या होता है कि अस्पताल जैसे डिस्पेंसरी है या अस्पताल है, उसमें आप या थाना है, उसमें आप 1.5 महीने तक कोई केस नहीं आता है, तो फिर हेडक्वार्टर से आता है कि भाई इस डिस्पेंसरी की जरूरत नहीं, यहाँ कोई बीमार नहीं होता, डिस्पेंसरी बंद करके दूसरी स्टाफ कहीं भेज दो। तब फिर पुलिस वाले रात को जबरदस्ती उठा उठा के लाते हैं, कर 10-20 केस तो दिखाओ। और यही डॉक्टर भी करते हैं, पेट दर्द है और 15 दिन से कोई भी रजिस्टर में एंट्री नहीं है, तो वो कहते हैं इसको भी एडमिट करके कोर्स तो कम से कम दिखाओ, ताकि हम तो अपनी जगह पर बैठे रहे। लेकिन दिनेश जी, आपने ये कहा इमोशन के लेवल पे तो बात सही है, भावना के लेवल पे तो बात सही है, लेकिन जहाँ पे कानून काम करने लग जाता है वहां पे तो फिर वो कानूनी प्रक्रिया होती है। तो आप जब बच्चों को अपने घर रखते थे तो इस तरह से कोई कानूनी प्रक्रिया आड़े नहीं आती थी? पुलिस वाले आपको कैसा सहयोग करते थे? ये बहुत जरूरी प्रश्न है इस जगह पे, क्योंकि आपकी बात सही है कि कई बार इमोशन ज्यादा जरूरी होता है और कानून से हटके नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हुआ, मेरे साथ में ऐसा भी हुआ। जब हम बच्चे रखने लगे तो बाल कल्याण समिति में मैडम आ गई आशा भार्गव जी, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, मेरी मम्मी से बड़ी है, लेकिन कानून आ चुके थे
और कानून तो पहले ही से थे, लेकिन पुलिस भरोसा करती थी, मैं रखता था और पुलिस को सूचना कर देता था, पुलिस से रिसीव ले लेता था और पुलिस लिख के दे देती, अखबार में भी आ चुकी होती थी, तो प्रमाण तो होते थे। तो अब आशा भार्गव मैडम को थोड़ा शायद ऐसा लगा कि हमारी पूछ कम हो रही है, तो उन्होंने एसपी को लिख दिया कि दिनेश सिंह भदौरिया को पाबंद किया जाए कि ये अनाधिकृत रूप से अपने घर में बच्चे कैसे रखते हैं। तो कोटगेट थाना अधिकारी पूना धर्म पूनिया के पास में कांस्टेबल, मैं गलती से किसी केस को लेकर के गया हुआ था, तो धर्म पूनिया के पास में बाकायदा नोटिस आया कि भदौरिया जी की नोटिस दो और ये पेश होंगे, इनको सम्मन मिला है कि ये इस तरह के क्यों करते हैं। तो वास्तव में थानेदार ने कहा कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही करेगा, आशा मैडम से बोल दो जाकर के, मैं इसको अरेस्ट या इसको एसपी की तरफ नहीं भेज रहा, कि आधी रात को भी हमारे थाने काम आती है, आशा मैडम नहीं आएंगी। कर बुरा क्या रहा है, हमारी जानकारी में बच्चा अपने घर में रख रहा है, हमारे पास में साधन नहीं है, लड़की है तो फिर हमें लेडीज कांस्टेबल लानी पड़ेगी, उसका स्टाफ कम है, उसकी निगरानी रखनी पड़ेगी। ऐसे में कानूनी अड़चने आई, लेकिन कई केस भी बने। अब ऐसा होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, 150 मरीज है, 6 डॉक्टर हैं, अब वो 6 डॉक्टर तरीके से देखेंगे, तब तक मैं चिल्लाऊंगा मेरे पापा दर्द हो रहा है, मेरे पापा का दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कह देता है मर जाएगा क्या तेरा बाप, उससे में आदमी गुस्से में आके उसको मारपीट कर लेता है। तो ऐसी कई बार वारदात है, क्योंकि मैं लावारिस ले जाता था, तो फिर डॉक्टर भी हचकताते थे, गवाह नहीं मिलते थे उनको, वो ये कहते थे कि भदौरिया अपने बाप को तो लाया नहीं, लाया तो लावारिस को है, आप पहले उसको सुन लेते। तो कानूनी अड़चने आई, लेकिन उसमें कानूनी अड़चनों में मैं इसलिए जीता कि मैंने ऐसा कोई निजी स्वार्थ के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। उससे वो जो सम्मान मेरे को मिला था, उसका बाद में मैडम उन्हें ही सम्मान कहनी कि बेटा हम तो दिमाग के कानून पे ले गए थे, लेकिन तू गलत काम नहीं कर रहा, अच्छे काम कर रहा है। और उन्होंने मैडम ने मेरे को घर पे भी बुला करके समझाया कि थोड़ा हमारी भी जानकारी में डाल दिया कर। तो मैंने कहा नहीं मैडम इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम डाल देंगे। लेकिन वही वहां जाने के बाद प्रक्रिया ये हो जाती है कि वो 2 दिन 3 दिन लगा देते हैं, क्योंकि वो एक दिन में उनकी अदालत एक हफ्ते लगती है। अब वो 3 दिन से बिहार से आदमी आ गया, बिल्कुल, तो वो 3 दिन इंतजार करेगा। और मैं ये कहता हूँ कि तुरंत कल्याण समिति 4-5 इकट्ठे हो, अरे इसको रिलीज करने के लिए क्या अब आपको अदालत लगानी है, 5 मिलो और बच्चे को दे दो, ताकि वो अपने वापस ट्रेन से रवाना हो जाए शाम की। 3 दिन वो होटल का खर्चा उठा रहे। आज भी ये नियम है, यदि बाल कल्याण समिति के पास कोई बच्चा है और अदालत सोमवार को लगनी है और वो बुधवार को आ गया, तो 3 दिन तक वो इंतजार करेगा, अदालत लगेगी तभी हम छोड़ेंगे। ये बदलाव होना चाहिए, और हमारा जो चेंज मेकर्स जो कार्यक्रम है उसी के अंदर हम इसी तरह के जो बदलाव करने के जो नायक हैं उनसे बात करते हैं। आपसे भी इसी सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अगर आगे बढ़ती है तो समाज के अंदर बहुत कुछ चीजें सुधर सकती है। एक आपके साथ और अच्छी बात जुड़ी हुई है कि हम देखते हैं कि आजादी के बाद जो बीकानेर था, या पिछले 20 सालों में 20 साल पहले जो बीकानेर था, वो बीकानेर बहुत बदल गया है। यहाँ पे माइग्रेट करके उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, बल्कि देश के विभिन्न इलाकों से बहुत सारे लोग आए, क्योंकि बीकानेर सुकून देता है, बीकानेर लोगों को एक सुरक्षा देता है। लेकिन वहां पर अगर कोई व्यक्ति आपको बरामद करता है कि मैं अगर पीड़ित हूं, मेरे लिए परेशानी है, अगर मुझे घर भी चाहिए तो मैं दिनेश सिंह भदौरिया को कह दूं, और मेरे को अगर इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल में पता करना है कि मुझे कहाँ इलाज मिलेगा, मतलब उनके दुख दर्द जो है वो भी बांटने वाले एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप उभरे हैं जो आशा की किरण है। वो जो लोग हैं जो बीकानेर, बाहर से जो बीकानेर आए हैं, उनके लिए भी एक आशा की किरण बन रहे हैं। तो उनके लिए आपकी कोई प्लानिंग है, आपकी कोई योजना है कि उनको किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं मिले? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मैं अभी बता रहा हूँ, आपके आते आते ही मेरे को जसोर गेट पे ही रुकना पड़ा था। एक महिला भी स्टेशन पर बैठी है, मोहल्ले का भी नाम ले दूंगा, वो कोतवाली थाने के पीछे की है, मोमडन है, उसको पीट के निकाल दिया गया। तो मैं 3 बजे के बाद मैं आपके पास आता हूँ कि हमारी पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस ड्राइवर में रख देती है, पुलिस कहती है कानून में जाओ, यूं करते करते अब जो आशा की किरण की बात करते हैं, तो ये बहुत है धरती पे मेरे अलावा, मैं नहीं हूँ, कुछ गौण हूँ, अपने आप को समझता हूँ, लेकिन सारी प्रक्रियाएं जानता हूँ, मुझे पता है कहाँ क्या कब कैसे होना है, तो प्रक्रिया को जानता हूँ, तो इसलिए उसमें हाथ डाल देता हूँ। और लोगों को विश्वास हो चुका है। अब वो महिला, पुलिस वालों ने उसको वापस मेरे पास भेजा है कि तू भदौरिया के पास जा, तो मुझे पता है जिस जगह जाऊंगा वहां झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये बात पक्की है कि सही दिशा देने वाला नहीं मिलता। मेरे साथ में कुछ वकील है जो फ्री केस लड़ते हैं मेरे कहने के बाद कि साहब ये गरीबी से पैसा नहीं लेना, इसको न्याय दिलाना है। तो ये बीकानेर की एक खासियत बताने जा रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसा बोलेंगे
बीकानेर में लास्ट टाइम में जब आर्मी का जवान कोई आता है जिसको बीकानेर से रिटायरमेंट लेना होता है, या वो 2 साल 3 साल ले लेता है, जी। तिलक नगर, खतूरिया कॉलोनी, व्यास कॉलोनी भरे पड़े हैं। हम्म। वो अलग प्रदेश के हैं सब, हम्म। लेकिन बीकानेर में उनको आते ही 3 महीने में इतना प्यार मिला उनके परिवार को जी। उस मोहल्ले से कि वो संख्या आज अच्छी भली 35 से 40% प्रदेशियों की है। उसका यही कारण है कि बीकानेर नगरी अब जाकर के थोड़ी आपराधिक नगरी बनने चल लगी है। 2 साल 3 साल में जब से नशा आया है, युवाओं को अभी भी मैं निवेदन करूंगा, माता पिता कब तक पीछा करें। मेरे पिताजी ने कभी मेरी कॉलेज स्कूल नहीं देखी, मेरी बहन की नहीं देखी, मैंने अपने बच्चे की कभी कॉलेज स्कूल नहीं देखी, केवल फीस उनको दी है और वो अपने पढ़े। तो अब जमाना ऐसा आ गया कि अब आपको बच्चों का पीछा करना पड़ेगा, वरना आपके बच्चे इंजेक्शन जो खा रहे हैं उससे मरेंगे, मर रहे हैं, नशा पता आ रहा है। तो इसमें स्वाभाविक तौर पर बात के बीकानेर शहर इतना प्यारा शहर है, इसीलिए इसको छोटी काशी कहा जाता है कि एक चंबल इलाके से आकर के। और अब मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, हालांकि लिखता हूँ मेरे नाम के पीछे भिंड भी लिखता हूँ, क्योंकि वो गौरव की धरती है। वहां भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भदावर स्टेट के 70% भदौरिया आर्मी में मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद में चंबल के एक किनारे में ज्यादातर आर्मी में मिलेंगे, चंबल के दूसरे किनारे पर शिक्षक मिलेंगे और वाइस चांसलर तक मिलेंगे जी। डॉक्टर हरज्ञान सिंह भदौरिया जिन्होंने ये खजूर प्लांट लगाया, स्वाभिमानी आदमी थे और अपने स्वाभिमान की वजह से उसने राज्यपाल एम चेन्ना रेड्डी को चुनौती दी और केस भी जीते, लेकिन उन्होंने दोबारा नौकरी ज्वाइन नहीं की कि मैं अब चेन्ना रेड्डी के नीचे काम नहीं करूंगा। तो वो क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर फौज, एजुकेशन और त्याग की भावना वो तो वहां थी, लेकिन ये डाकुओं के लिए तो तब बदनाम हुआ जब छिछोरे डाकू पैदा हो गए। एक डाकू ऐसे हुआ करते थे कि रात में एक फौजी अपनी बीवी को लेकर के जा रहा है, बक्सा खंधे पर है, दूर जाना है, डाकू मिल गए, कहाँ से आए हो, तो फलाने गाँव। तो डाकू उसको 200 रुपए देता था, 100 रुपए देता था कि तेरी गोली लग जाए लेकिन इनको गांव तक छोड़ के आ। तो वो भी डाकू हुआ करते थे। और आज के डाकू ऐसे हैं कि वो उसके साथ अत्याचार करते हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन अब वो एरिया चंबल वाला ऐसा रहा नहीं। लेकिन बीकानेर के लिए मैं कहूंगा कि जो यहाँ आ गया, केरल से लेकर के मध्य प्रदेश तक के लोग और हरियाणा और पंजाब, यूपी, यहाँ बसने का कारण ये है कि यहाँ के लोग मीठे बहुत हैं, तो प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। और उसी कारण हमारा परिवार तो पुराना आया हुआ था, बिल्कुल, लेकिन अभी भी अगर लास्ट में आपका तो राज परिवार लेके आया था जी। हमारे खुद के घराने हैं, 7-8 घराने हैं, किले हैं, वो नदी के किनारे हैं। हमारे यहाँ स्वाभिमान, और हम कभी हारे नहीं। हमारे किलों में नदी के किनारे हैं, जब लगा कि हम हारने जा रहे हैं तो नदी में कूद के जान दे दो, स्त्रियां जान दे देती थी और लड़ाके थे। और अभी भी है वो किले जिंदा है। जहाँ के अटल जी है, बटेश्वर किला है, वहां पर 101 महादेव का मंदिर है। वहां यमुना घूमी, पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ नदी जस्ट नहीं घूमती, लेकिन बटेश्वर में यू कर टर्न लिया, वो भी एक इतिहास था इस वजह से जी। तो उस क्षेत्र से आने के बाद में आज भी लगाव है, आते जाते हैं, बहन बेटी की ब्याह वहीं करते हैं, लेकिन बीकानेर से लगाव अभी तक छूटा नहीं है। और बीकानेर में रह करके अभी परसों ही एक आदमी रिटायर हुआ है तमिलनाडु का, उसने यहाँ प्लॉट ले लिया, वो कह मैं तो यही रहूंगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि जो लोग बीकानेर में, जो ऑफिसर भी आते हैं, जैसा आपने बताया सेना के अफसर आते हैं, जो ऑफिसर आते हैं, वो सब ये चाहते जरूर है कि उनके रिटायरमेंट की जो बाद की जो लाइफ है वो बीकानेर में निकले। और आपने साथ एक चिंता जताई कि जिस तरह से बीकानेर का एक नया दौर आया है जिसके अंदर अपराधीकरण भी हो रहा है, नशे की एक लत लोगों में आ रही है, तो ये भी एक चिंतनीय बात है। लेकिन दिनेश सिंह जी भदौरिया जैसे लोग इस समाज में हैं जो आधी रात को भी आते हैं और उनको रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड भी ये मिलता है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आशा की जो किरण है वो बाकी है और वो हम करते रहेंगे। और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे दिनेश सिंह जी भदौरिया जिन्होंने अपनी कहानी भी बताई और अपना जज्बा भी बताया। लॉ एंड एक्सप्रेस का ये कार्यक्रम द चेंज मेकर्स, लगातार हम इसको और भी नई नई शख्सियतों के साथ आपके बीच में लाते रहेंगे। हम दिनेश जी से कहेंगे कि अंतिम रूप से आप अपना एक संदेश लॉ एंड एक्सप्रेस के जो देखने वाले उनके नाम से अपना संदेश बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपने मुझको इस योग्य समझा नाचे दिनेश सिंह भदौरिया को। एक संदेश क्या, कई संदेश हैं, लेकिन 2 संदेश देना चाहूंगा माता पिताओं को। अब जमाना बदल गया है और बीकानेर हमारा जैसा बीकानेर था वैसा बीकानेर नहीं रहा है पिछले 5 साल से।
नशे की प्रवृत्ति के लिए युवाओं को बचाने की पूरी कोशिश करें। एक आत्मदाह, आत्महत्या, आत्महत्या के आईजी साहब बहुत अच्छे आए हुए हैं, लेकिन वो सारी फॉर्मेलिटी रह गई। उन्होंने भी एक सुसाइड प्रिवेंशन नोट खोली थी कि आत्महत्या के लिए प्रेरणा दे। मैं उसका सदस्य बना, जानबूझ कर जाकर के बना, लेकिन आईजी साहब भी रिकमेंड करते हैं, वो थाने में लेटर जाता है, उससे पहले ब्याज पे पैसा देने वाले थाने के पास पहुंच जाता है। पीड़ित रोता रहता है, उसको कहता है तेरी इतनी औकात हो गई, थाने पहुंच गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि आत्महत्या से पहले यदि आप 5 मिनट मेरे पास बैठ जाएं जी, ईश्वर की कृपा है कि आपको आत्महत्या नहीं, मैं कई बार कहता हूँ, जाता हूँ उनके पास में जो पैसा मांगते हैं कि यदि आप इसको जिंदा रखोगे, इसको बिजनेस करने दोगे तो पैसा आना शुरू होगा, आप इसको धमका के भगाओगे तो आपका पैसा नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं मर जाएगा। इसी प्रकार से नशे के लिए भी पोस्टरिंग होती है। पोस्टर में अभी आईजी साहब ने पोस्टर नशा मुक्ति, लेकिन आधे थानों में पोस्टर ही नहीं लगे, तो थाने में पोस्टर कौन पड़ेगा? आप पैम्पलेट पब्लिक में। अब 2 नियम बताने जा रहा हूँ लास्ट में संदेश में, कि एक अखबार वालों को गवर्नमेंट ने एक लिमिट रेट में 3 नियम दिए हुए हैं कि आपके पास लापता बच्चे कितने हैं अनाथालय में, हर तीसरे महीने आप उनकी फोटो ऑल ओवर इंडिया में प्रिंट कराएं। नहीं छपाते ये लोग। इस तरह पुलिस थाने के अंदर ऐसे अपराधी कितने हैं जो जमानत के लायक हैं लेकिन जमानती नहीं आ रहे हैं। ठीक बात। तो उसके लिए मिनिमम रेट पर आप अखबार वालों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फोटो क्यों नहीं देते? जैसे मेरे पास बच्चा, मैंने फोटो दी तभी तो लेने आए। लेकिन आप चले जाओ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर तीसरे महीने एक पन्ना पूरा आता है कि आगरा के अनाथालय में इतने बच्चे हैं, उससे पहचान होने लोग पहुंचे। हमारे अनाथालय यहाँ पर आश्रम में आने के बाद में जैसे मैं चमक रहे हैं, उसके बाद मेरे को पता नहीं चलता कि वो छूटा भी है कि नहीं, क्योंकि वो तो वहां अपना स्टॉक रख रहे हैं। इसको स्टॉक ना रख करके मीडिया के माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट से, मीडिया के माध्यम से हर 6 महीने में आप अपने अनाथालय में, नारी निकेतन में जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी फोटो ऑल ओवर इंडिया में क्यों प्रिंट नहीं कराती, केवल राजस्थान में कराए? तो शायद हो कि फोटो पढ़ के कोई आ जाए। और बीकानेर के लोगों को संदेश देना चाहूंगा, सबसे पहले पड़ोसी से प्रेम रखें। दावे के साथ कहता हूं कि कितना भी आप उससे कटुता रखते होंगे, जब आपके साथ में कोई घटना होगी तो उसकी भावना जगेगी, आपको लेके दिनेश सिंह भदौरिया तो बाद में पहुंचेगा, लेकिन पड़ोसी पहले पहुंचेगा। इसलिए पड़ोस से संबंध अच्छे रखें और नशे से बचने की कोशिश करें। ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी उचित बात है कि नशा आपके परिवार को रुला रहा है और हत्याएं भी हो रही हैं और मर रहे हैं, और लूट खसोट जो हो रही है उसका भी कारण एमडी स्मैक है। और इसमें इस कैमरे के माध्यम से मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, पुलिस फेल्योर है बिल्कुल। मुझे कल पता है, फोन आएगा मेरे पास बड़े अधिकारी का, तो पुलिस केवल विज्ञापन तक सीमित है या अपनी क्रेडिट लेने तक सीमित है। अभी सट्टा नहीं रुकेगा, बीकानेर का सट्टे का दावा करता हूं नहीं रुकेगा। राजनीतिक संरक्षण है, मेरे को आपत्ति नहीं है। जब मैं खुद खेल रहा हूं, मरने तो मैं जा रहा हूं, खुद खेल रहा हूं, तो मेरे को कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन नशा, यदि आज के युवा 18 साल के बच्चे चैन खींच रहे हैं, नाबालिग बच्चे चैन खींच रहे हैं, उसका कारण है उनको 2000 का नशा चाहिए 1 घंटे में, अगले 2 घंटे बाद में वो 40,000 का मोबाइल खोज करके 2000 में बेच रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए पुलिस को प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। पुलिस को मीडिया के माध्यम से, मीडिया को भरोसे में लेना पड़ेगा, मीडिया को इन्वॉल्व करो। जनता, सीएलजी मेंबर भी बीकानेर में जितने भी बनते हैं वो अपने केवल संबंध के लिए बनते हैं, और मैं सीधा विरोध करता हूँ। सीएलजी मेंबर में जब से सीएलजी सदस्य हूं तब से हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ। इंटरव्यू लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि जागरूक आप अपने पड़ोसी हो, पड़ोसी बेधड़क अपने बच्चे के बारे में बताओ। कुछ नहीं, एक बार आपके दुश्मन होंगे, लेकिन बता दोगे तो शायद बच्चा लाइन पर आ जाए। और नशा ही बीकानेर का है, हमारे बदनाम कर रहा है, नशा बदनाम कर रहा है, वरना बीकानेर हमारा जैसा था वैसा रहता। लेकिन मैं विशेष तौर से युवाओं से निवेदन करूंगा कि नशे से जितना बच सकें बचें, और पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखें, और नारी शक्ति का सम्मान करें। जहां तक है नारी शक्ति का सम्मान करें। नारी आपको मीठी नजर से देखती है तो आपकी उम्र बढ़ती है, पर आप नारी को गलत नजर से देखते हो तो मैं लिख के देता हूं, आपकी उम्र कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्योंकि वो कन्या है। तो ये हमारे दिनेश सिंह जी थे, जिनके अपने संदेश थे, और सबसे बड़ी बात थी कि इनके मन में बीकानेर को वैसा का वैसा रखने की एक मंशा है, जैसी बीकानेर की एक छवि है, शांत प्रिय, सबका आदर करने वाला, सबका सम्मान करने वाला एक ऐसा शहर। तो आज हमारे साथ दिनेश सिंह जी थे, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, अगले प्रणाम। इसी कार्यक्रम में हम फिर ऐसी ही एक सक्सेस से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।